फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। आपको जैसा कि पता है कि 2017 में या फिर 2018 में जो एग्ज़ाम हुए थे, उनकी जो वार्षिक यूपी टेट की जो परीक्षा हुई थी, ठीक है, तो उसमें आपकी हिंदी जो आई थी उसी से संबंधित 30 क्वेश्चन आपको लेके आए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए चैनल, और जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोगों का भी जो है फ़ायदा हो सके, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको मात्र एक जो है ग्रुप में इस वीडियो को सेंड करना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना, एक वीडियो का, ठीक है, एक ग्रुप में जो है सेंड करना। क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है, और इससे संबंधित और भी जो है आपको हमारे वीडियो के सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए चैनल में जाकर वीडियो में जो है आप क्या कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुत लेख, आशु भाषण। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मौखिक अभिव्यक्ति का स्वरूप जो है आशु भाषण होता है। आशु भाषण मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है। आशु भाषण भाषण का वह तरीका होता है जिसमें भाषणकर्ता को भाषण के ठीक पूर्व विषय बताया जाता है। ये सभी लेखन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में कुल जो है 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 बोलियां होती हैं। हिंदी को 5 उपभाषा में व्यक्त किया गया है, जो इस प्रकार हैं। पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी? बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बुंदेलखंडी, कन्नौजी और बांगरू। और बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही और भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी, ठीक है। और पहाड़ी हिंदी कुमायूनी और गढ़वाली है। इनकी बोलियों को मिलाकर 17 बोलियां होती हैं। तथा दक्षिणी हिंदी हिंदी का ही पूर्व रूप है, मिलाकर जो है 18 बोलियां हो जाती हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 33 यानी क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, भारतीय युग में भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। भारतीय युग में जो है निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सी है? कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, कल्पना, ज्ञानोदय, सरस्वती माधुरी या नवनीत कादम्बिनी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कविचन सुधा जो है हिंदी प्रदीप, यही पत्रिका जो है भारतीय युग में निकलने वाली है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप पत्रिका भारतीय युग में प्रकाशित पत्रिका युग्म है। कवि वचन सुधा का प्रकाशन सन 1868 में काशी के भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किया। यह एक मासिक पत्रिका थी। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन सन 1877 ईस्वी में प्रयाग से बालकृष्ण भट्ट ने किया। यह भी एक मासिक पत्रिका थी, ठीक है। तो एक 1868 में, और 1877 में किसने? हिंदी प्रदीप का प्रकाशन जो है किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किया था। और कवि वचन सुधा का 1868 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि दे रखा है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय या अखिलेश। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तद्भव पत्रिका के संपादक जो है अखिलेश जी थे। कौन थे? अखिलेश, अरे यादव नहीं, अखिलेश, ठीक है। तो अखिलेश जी थे। जो ये है लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। यह मासिक पत्रिका है जो मूलतः आधुनिक रचनाशीलता पर आधारित है। किस पर? रचनाशीलता पर आधारित है, ठीक है, आधुनिक रचनाशीलता पर। क्वेश्चन नंबर 35 है, 12 वर्ष लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिये सिहार। यह पंक्ति किसकी है? 12 बरस लो कुकर जीवे मतलब कुत्ता जीता है, और 13 लो जिये सियार, और 13 वर्ष जो है सियार जीता है, जो जंगलों में पाया जाता है। अब बताइए कि जो है पंक्ति किसकी है? विद्यापति, बंद, चंद बरदाई या नरपत नाल जगनिक। बताइए किसकी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जगनिक की है। तो यहाँ पर 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिये सियार, यह पंक्ति जगनिक कृत प्रमाण लासों,
जो है जगनिक ने क्या किया है, परमार रासों जो आला खंड से है यह ग्रंथ आला छंद से रचित तथा वीरों में उत्साह जगाने वाला है। विद्यापति की कृतियाँ कीर्तिकला, कीर्ति पताका तथा पदावली है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना की है। या नरपत नाल ने बीसल देव रासों नामक ग्रंथ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मॉरिशस। यहाँ पर मॉरिशस में जो है हिंदी जो है भाषा का प्रयोग जो है बोलने और लिखने में किया जाता है। किसमें? मॉरिशस देश में। मॉरिशस देश हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। अंग्रेजी वहाँ की राजभाषा है। अंग्रेजी वहाँ की क्या है? राजभाषा है। मॉरिशस में हिंदी का इतिहास 150 वर्ष पुराना है। साहित्य, पत्रकारिता, दूरदर्शन, रेडियो, शिक्षण माध्यम इत्यादि में हिंदी को अपना कर मॉरिशस ने हिंदी का खूब विकास किया है। कितना? खूब विकास किया है हिंदी का। और हमारे यहाँ हमारे देश में हिंदी नहीं बोली जाती, ठीक है, ढंग से नहीं बोली जाती, मतलब बोली तो जाती है। हाँ भाई, हिंदी कर दी, बेइज्जती समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 यानी कि 7वां क्वेश्चन है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? बताइए। अवधी की है, बुंदेली की है, ब्रज की है या छत्तीसगढ़ी की है? तो सूरसागर जो है ब्रज भाषा की क्या है? रचना है। सूरसागर जो है ब्रज भाषा की रचना है। सूरसागर सूरदास के कृष्ण भक्ति के युग युक्त पदों का संग्रह है। इसके प्रथम 9 स्कंद संक्षिप्त तथा 10वां स्कंद का अति विस्तृत है। इसमें भक्ति का प्राधान्य है। कृष्ण की बाल लीलाओं तथा भ्रमर गीत का संकलन है। विदित हो कि तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा अवधी है, ऐसा प्रसिद्ध है, ठीक है, कि ब्रजभाषा कृष्ण काव्य की वह अवधी भाषा राम काव्य की प्रमुख भाषा रही है। किसकी? राम काव्य की जो है प्रमुख भाषा रही है। कौन सी भाषा? अवधी भाषा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, वीरों को कौन सा बसंत वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो है लिखी है। कौन सी कविता? वीरों का कैसा हो बसंत, ठीक है, वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित यह लब्ध प्रतिष्ठित कविता है। ध्यातव्य है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वीर रस की एकमात्र कवित्री है। झांसी की रानी इनकी अन्य प्रसिद्ध कविता है। त्रिधारा, मुकुल आदि इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा, मानक भाषा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानक भाषा जो है भाषा का आदर्श रूप होती है। यह पूर्णतः परिष्कृत, शुद्ध एवं व्याकरण सम्मत भाषा होती है। मानक भाषा भाषा की स्थिर अवस्था होने के कारण दोषपूर्ण मानी जाती है। भाषा का गुण है सतत परिवर्तनशील और प्रवाहमयता को बनाए रखना। उक्त गुण जीवंत भाषा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रासो अल्लाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासों, खुमार रासों, परमार रासों या बीसल देव रासों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमार रासों, ठीक है। परमार रासों जो है आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। परमार रासों का आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। इनके रचयिता जगनिक हैं। कौन है? जगनिक हैं। यह आला छंद में बद्ध वीर रस का काव्य है। पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रवरदाई और खुमार रासों के रचयिता दलपत विजय और बीसल देव रासों के रचयिता नरपत नाले थे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, निम्नलिखित में से जो है 41 से 45 तक के सभी गद्यांश में पढ़कर जो है प्रश्न आपको के प्रश्नों के जो है सही विकल्प छांटिए। आपको ये कहानी दे रखी है, आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे। क्या थे? आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे। यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे। घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे। भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था।
35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई तो 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। और उन्होंने अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि चरथ चरथ विक्वे चारिक, हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। और यद्यपि कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया और पश्चिम में जो है मकदूनिया, दक्षिण में बाली द्वीप का तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बिना लिया और वैशाली में जन्म लिया। पावा में शरीर त्याग दिया, जीवन पर्यंत घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए, मानवों को राह प्रदर्शन के लिए शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर, कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। ठीक है, अब ये हो गई। अब इसके क्वेश्चन आपको बनेंगे, क्वेश्चन के आंसर इसी में से छांट के आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर यानी 41 11 दे रखा है। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए कौन सा जो है प्रत्यय है? प्रत्यय का मतलब पीछे लगने वाला। घुमक्कड़, अरे घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय बताइए। अक्कड़ है, ड है, अड़ है या कड़ है? तो शब्द क्या होता है? घूमना, घूमना शब्द होता है। तो अक्कड़ शब्द, घुमक्कड़, अक्कड़ शब्द लग गया इसमें, तो अक्कड़ प्रत्यय हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी, वैशाली, कुशीनगर या परसौली? ऑप्शन नंबर बी आपको बताया था, वैशाली में जो है इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 दे रखा है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? बताइए, विसर्ग है, दीर्घ है, गुण है या व्यंजन है? स्वच्छंद कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यंजन संधि है। ठीक है, क्यों संधि है व्यंजन संधि बताइए? स्वच्छंद, स्वच्छंद बताइए क्या है? संधि विच्छेद कीजिए, स्व प्लस छंद और बीच में आ गया चा, बाद में दोनों को मिलाया तब क्या हो गया? चा बीच में आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गई? व्यंजन संधि हो गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 दे रखा है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 12 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष या 80 वर्ष? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 35 वर्ष अवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 45 दे रखा है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म या वैदिक धर्म? तो श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निमिष शब्द का पर्याय है प्रकाश, छिद्र, पूर्ण या श्रवण? तो निमिष शब्द का जो क्षण या पल का पर्याय होता है वह अत्यल्प समय का द्योतक है। किसका? अत्यल्प। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षण। क्वेश्चन नंबर अगला है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है? कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भाववाच्य। आंसर सी। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में भाववाच्य है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है तथा क्रिया का स्वरूप कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है, जबकि क्रिया के अनुसार न होकर किसके अनुसार होता है? भाव के अनुसार होता है। जबकि कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, इसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द बताइए। प्रत्याशा, संप्रत्याशा, अप्रत्याशा या अपरिमेय, अनाहूत? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वो अप्रत्याशित। प्रत्याशा जिसकी आशा की गई हो, अप्रत्याशित जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, अपरिमेय जिसकी मापना संभव हो, अनाहूत जो बिना बुलाए आया हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, गोधूम शब्द का तद्भव है? गोधूम शब्द का तत्पर क्या है? गेहूं, गाय, गोबर या गोधन?
आंसर हो जाएगा ए यानी कि गोधूम गेहूँ का तत्सम शब्द होता है। किसका? गेहूँ का जो है तत्सम शब्द होता है। इसी तरह गाय का तत्सम शब्द गौ होता है। गोबर का तत्सम शब्द जो होता है गोमय होता है। और गोधन तत्सम शब्द ही होता है। गोधन जो है तत्सम शब्द ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 दे रखा है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नी प्लस कपट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नी प्लस कपट। बाकी का आप इसमें से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 दे रखा है, निम्न में से किस शब्द की जो है वर्तनी सही है? अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित, बताइए कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुग्रहित की वर्तनी जो है शुद्ध है, शेष सभी की वर्तनी जो है त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है? अपेक्षा का विशेषण क्या रूप क्या है? अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्षा, अपेक्षित। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपेक्षा। भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है जिसमें इत प्रत्यय लगाकर अपेक्षित विशेषण बनाया जाता है, अतः स्पष्ट है अपेक्षित उपेक्षा का विशेष रूप है, न कि सापेक्ष उपेक्षा या निरपेक्ष। विदित हो कि उपेक्षा अपेक्षा की विपरीतार्थक शब्द है। कैसा? विपरीतार्थक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 53 दे रखा है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है क्या है? दंत मूर्धन्य या तालु या दंतालु? स ध्वनि क्या होती है? तालु होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तालु, क्योंकि इस वाले सा को जहाँ से ट शब्द बोला जाता है वहाँ से क्या होता है? त शब्द बोला जाता है। त थ द ध, वहीं से स बोला जाता है, स। ठीक है। जहाँ से ट ठ ड ढ बोला जाता है वहाँ से र और स बोला जाता है। यहाँ पर देख लीजिए कौन सा मूर्धन्य है, कौन सा तालु है, कौन सा है ओष्ठ है, कौन सा तालु है। ठीक, देख लिया। क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अ प्लस अंत्य या अति। अत्यंत, अति प्लस अंत क्या हो जाएगा? अत्यंत में अति उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। और अंत क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर अति जी क्या हो गया? उपसर्ग हो गया अति। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अति। क्वेश्चन नंबर 55 है, उपत्यका का अर्थ है सूर्य जिस पर्वत से के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि। जो उपत्यका का अर्थ बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पर्वत के पास की भूमि। उपत्यका का अर्थ पर्वत के पास की भूमि। सूर्य जिस पर्वत से के पीछे से निकलता है उसे उद्यांचल कहते हैं। ठीक है। शेष असंगत है। क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है, इंगा का उच्चारण स्थान होता है। इंगा शब्द कहाँ से बोला जाता है? आपको पता है, नाक से बोला जाता है। ये नासिक पे हो गया। ठीक है। तो कैसा वर्ड हो गया? नासिक के वर्ड हो गया। तो सभी वर्ग में पंचवां अक्षर जो होता है वो नाक से बोले जाते हैं, जैसे इंगा, इंगा, अड़ा, ना, मा, ये नासिक के वर्ड है। ठीक है। नाक से होकर निकलती है इनकी आवाज़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल संख्यावाचक, गुणवाचक, प्रमाणवाचक या सर्वनामिक? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। आपको लग रहा होगा 4 गज मलमल संख्यावाचक हो सकता है, पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, प्रमाणबोधक। कैसे है देखिए, 4 गज मलमल में प्रमाणबोधक विशेषण के 2 प्रकार हैं, निश्चित प्रमाणबोधक और अनिश्चित प्रमाणबोधक होता है। जैसे विशेषण के 4 हैं, गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण और प्रमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। यहाँ पर आपका प्रमाणवाचक या प्रमाणबोधक विशेषण है। ठीक है। यहाँ पर निश्चित प्रमाणबोध है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, 4 गज मलमल। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 58 दे रखा है, शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश, शीश, शीशा, शीर्ष या सिरा, शीर्षक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शीश का अर्थ होता है शीर्ष। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, चौराहा शब्द में समास है, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययी भाव। चौराहा, चौराहा यानी कि 4 राहों का
4 राहों वाला, यानी कि रास्ता जहाँ पर 4 राहें निकलती हैं, वो क्या हो गई? द्विगु समास हो गई। जिसमें संख्या आ जाती है वो क्या होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है? अप्रिय लगना, धोखा देना, या कष्टदायक होना, बहुप्रिय होना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अप्रिय लगना। आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या हो जाएगा? अप्रिय लगना। आँख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना। आँख का तारा होना, बहुप्रिय लगना। ठीक है, तो आँख की किरकिरी अप्रिय लगना और आँख का तारा होना बहुत प्रिय लगना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, अप्रिय लगना। ठीक है, इसी के साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।